शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, पीडीएम की जानिब से इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च ना होने और बजट भी आराम से पास होने पर नून लीग पर डील के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो आप लोग सबसे ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो क्या नून लीग वाकई कोई डील वगैरह चाहती है, या ये अगर इल्ज़ामात हैं तो आप फिर तरदीद करते हैं? तो फिर क्या बात है? कहते हैं ना कि धुआं वहीं पर होता है जहाँ आग होती, आग के बगैर तो धुआं नहीं होता। यहाँ पे तो अजीब मंतक है ना, जहाँ पे आग नहीं होती वहाँ पे भी धुआं निकल रहा है। कैसे? तो इस खूबसूरती के साथ झूठ बोला जाता है कि कभी कभी तो मैं मजाक करता हूँ कि हमें अपने सच पे झूठ का गवान होना शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, मतलब आप अदाद शुमार के बारे में देख लीजिए, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में देख लीजिए, हुकूमत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में जो कारकर्दगी है उस पर देख लीजिए, वज़ीर आज़म की कारकर्दगी देख लीजिए, वज़रा की कारकर्दगी देख लीजिए, और करप्शन की जो दास्तानें हैं उस पर देख लीजिए। मतलब अजीब अजीब सा माहौल बना हुआ है। अब आपने ये जो बात की ना, मैं सुन रहा था आपकी बातें जी। अब इस तवातर के साथ जी जी होता तो यह ना कि आपने मुझसे रब्ता किया, आपके प्रोड्यूसर ने रब्ता किया कि आप इतने बजे प्रोग्राम में आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। ठीक है। एक आपके पास लॉजिक आ गया, एक आपके पास फिटनेस आ गया, एक आपके पास वजह आ गई। अब आप खड़े होके हर दूसरे दिन बल्कि हर रोज तवातर के साथ कई दफा लोगों को चोर पता नहीं क्या क्या इल्काबात से आप नवाजते हैं। फिर एक लफ्ज किसी ने इनको सिखा दिया एनआरओ। शायद इस एनआरओ का इनको मतलब नहीं आता, तो बस वो इतना ही समझते हैं कि एनआरओ कह दो बस ठीक है। भाई किसने मांगा आपसे? बेशतर दफा लोग आपसे ये दरियाफ्त कर चुके हैं, कह चुके हैं कि आपसे किसने एनआरओ मांगा है। जिससे मांगा आप बता दीजिए। आप तो खुद एनआरओ की पैदावार हैं, आप तो खुद एनआरओ लोगों को, उन लोगों को जो मुलव्वस थे, आपने देखा ना पिछले दिनों में कैसे कैसे डाके पड़े हैं, अद्वियात में कैसा डाका पड़ा है और बाकी चीजें जो हैं उसमें कैसे कैसे डाके पड़े हैं। आपके सर पे जू नहीं देंगी। आपको इतनी तरद्दुद नहीं आपने किया कि आप पता कर लीजिए। आपने कहा कमीशन बनेंगे, कमीशन बन गए, उनकी रिपोर्ट्स आ गई और लोगों को आज तक कटहरे में आपने नहीं खड़ा किया। तो आप लोगों को जो आप पूछना चाह रहे थे, मैंने आपको उसका जवाब दिया। ठीक है। अच्छा, इस किस्म की बातें कर करके ना अब मीडिया के जो पर्सनल्स हैं, आप जैसे लोग जो जिनको पता है हकायक का, हकायक क्या, वो भी कभी कभी इस दाम में आ जाते हैं कि बाकी यार ये जो बात कर रहे हैं ठीक ही ना हो, दुरुस्त ही ना हो। अच्छा शेख साहब, एक सवाल, मुझे एक चीज कंफ्यूज करी जरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुनना चाह रही थी। अब जरा मुझे जरा बताइएगा, सॉरी अगर आप कुछ और भी कहना चाहें प्लीज ऐड कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि ऐसी बातें कर दी जाती हैं और एनआरओ का लफ्ज़ इन्होंने कहीं से सीख लिया, ये एनआरओ का लफ्ज़ इन्होंने कहाँ से सीख लिया, जरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा। और ऐसी बातें कौन उड़ा देता है आए दिन? अगर आप कहते हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं और कह दिया जाता है कि डील होगी, ये हुकूमत की जानिब से आपका क्या ख्याल है साजिश की जाती है, लोगों की जहन साजी के लिए ऐसी बातें कर दी जाती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्या कभी भी एनआरओ नहीं मांगा जाता? और खान साहब ऐसे कह देते हैं कि एनआरओ मुझसे मांगा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह की बात ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूं जी। आप क्या समझती हैं? जी 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 आप क्या समझती हैं कि जो शख्स ये बात तवातर के साथ कह रहा है, आप ये समझती हैं कि वो आदतन खसलतन इस किस्म का इंसान है जो बात को अपने पेट में रखेगा, जो अपने अदारों की इज्जत करना नहीं जानता, जो अपने लोगों की इज्जत करना नहीं जानता? वो कभी हो सकता है कि मैं अगर उससे जाके कोई फेवर मांगूं और वो मेरा नाम न ले? यह हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो समझता है कि उसके झूठ को लोग शायद अब तसव्वुर करते हैं कि वो सच बोल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो जमाना चला गया। अब आप देखिए मीडिया पे भी अब एक बिल्कुल बदलाव आया हुआ है। अब मीडिया वो बात बताता है जो हकायक पे मबनी होती है। तो इसलिए मैंने कहा आज मिसाल के तौर आज जो मरियम नवाज ने जो बयान दिया, उसको मेरे ख्याल में उसके बाद तो कोई बहाम रह ही नहीं जाना था। और वो देखिए अल्फाज जो थे वो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि उनसे हम डील करेंगे जिनके खिलाफ हमने अपनी जदोजहद शुरू की हुई है। वो जदोजहद अपने लिए नहीं की हुई, जदोजहद आप जरा गौर कीजिए इस मुल्क की मुआशी हालत क्या है, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इस मुल्क की क्या हालत है। ये जो जदोजहद है ये इस मुल्क के अवाम को इस जो तकलीफ है उससे बाहर निकालने की है।
इस मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, आप देखिए, आपका कोई ना आपके दाएं तरफ, ना आपके बाएं तरफ, ना दूर ना नजदीक कोई शख्स आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। मैं शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं। अच्छा शेख साहब, एक और कंफ्यूजन है। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये है कि अच्छा मरियम नवाज, अच्छा ये जरा बता दें, ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बता दें कि ये जो मुस्लिम लीग नून है ये आपस में कहाँ खड़ी हुई है। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब है वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहती हैं कि जी मुस्लिम लीग नून है, ये मैं हूँ, ये मुस्लिम लीग नून है। यानी ये अंदर से जो खबरें आती हैं, ये जो अंदर से खबरें आती हैं कि बटे हुए हैं, जी 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 जी, आप समझने की कोशिश करें। जी जी, ये मरियम ग्रुप, ये क्या सराइयां जो हैं, ये मतलब ये भी वही के बगैर आग के धुएं, दो राय नहीं जी जी, इसमें कोई दोष, जी 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 जी। देखिए मैं अभी आपको गुजारिश कर दूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक उनका आपस में रिश्ता है, चचा और भतीजी का रिश्ता अपनी जगह पे, लेकिन सियासत ये रिश्ते नहीं देखती। अगर फर्ज कीजिए कि आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहसीयत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी जलसे में जाते हैं और मरियम नवाज शरीफ भी उस जलसे में शामिल होती हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप उसको कैसा देखती हैं? मरियम नवाज को उस जलसे में आप किस हैसियत से देखती हैं? नायब सदर की हैसियत से, या भतीजी की हैसियत से, या मियाँ नवाज शरीफ साहब की काबजादी की हैसियत से? अब वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उनके उस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना। अब इसीलिए उन्होंने फरमाया ना कि जहाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर वो जलसा में मौजूद हैं तो फिर उनका जाने का कोई तुक नहीं बनता। फिर उसके बाद उन्होंने एक बात और आपको कही है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी एक और जिम्मेदारी लगाई है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को टेकअप करेंगी या इलेक्शंस में जाएंगी। तो ये बात अब इबहाम नहीं रहना चाहिए कि उनके दिल में या उनकी सोच या उनकी फिक्र क्या। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आपने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। आई होप कि नाजरीन भी समझ रहे होंगे। लेकिन फिर मरियम साहिबा का ये कह देना कि मुस्लिम लीग नून आपके सामने खड़ी है, यानी मुस्लिम लीग नून वो खुद है, मरियम खुद है, इसका क्या मतलब है? यानी हम लोग तो ये भी क्या सह रहे हैं, ये भी है ना कि वो शायद ये पैगाम दे रही हैं अपने चचा को कि मैं हूँ मुस्लिम लीग नून। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप देखें ना, आप इस बातों से आप जो मर्जी मतलब आहज कर लें, अब उसको आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। अगर आप मुस्बत उसमें से राय निकालना चाहेंगी तो आप मुस्बत भी निकाल सकती हैं। आपने अभी बड़ी प्यारी बात की, बड़े प्यारे अंदाज में, मैं आपके अंदाज की तारीफ करना चाहूंगी यहाँ पे ऑन एयर कि आपने बड़े प्यारे अंदाज में इसमें अभी समझाया कि अब मरियम नवाज हैं, उनको आप नायब सदर के तौर पे देखेंगे, नवाज शरीफ साहब की बेटी के तौर पे, शहबाज शरीफ साहब की भतीजी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। इसी तरह जब ये मरियम नवाज हो गई, शहबाज शरीफ साहब हो गए, जितने भी चेहरे सामने होते हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा ओहदा है उनके पास, बिलावल की हम बात कर लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जितनी भी शख्सियात हैं सियासत की, जब ये बात करते हैं ना तो फिर इनकी बात से खबर निकलती है। इनकी बात आम बात नहीं होती है। वो जो भी बात करेंगे उस बात से एक तासुर भी कायम होगा, उस बात से क्या सराइयाँ भी जन्म लेंगी, लोग अपने तज्जिए भी देंगे और बात से खबर निकलेगी, बात से पता चलेगा कि अंदर चल क्या रहा है। इस बात से तो अग्री करेंगे। मतलब आप क्या इस सवाल को, मैं बेसिकली कहना ये चाह रही हूँ कि जितने भी लोग, ये जो बड़े चेहरे होते हैं सियासत के, मैं चले समझाती हूँ आपको शेख साहब, ये जितने भी सियासत के बड़े चेहरे होते हैं जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं किसी भी जमात की, जिनके पास जमात के हवाले से कोई भी बड़ा ओहदा होता है, जब वो बात करते हैं तो फिर उनकी बात कोई XYZ की बात नहीं होती है कि किसी ने कोई बात कह दी, जी बस ये बात हो गई। उनकी बात बाकायदा एक बात होती है, उसमें से खबर भी जन्म लेगी, उसमें से खबर भी निकलेगी, सवाल भी पैदा होंगे, क्या सराइयाँ भी जन्म लेंगी, क्योंकि वो शख्सियात इतनी अहम होती हैं कि उनकी बातें आम बातें नहीं होती हैं। कभी 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 ऐसा देखिए, जी जी मैं आपको गुजारिश करूँ, जी जी, अब आप समझ गए, इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, बाकी सारे इंसान हैं। मौलाना फजल रहमान साहब हुए, या बिलावल भुट्टो साहब हुए, या मरियम नवाज शरीफ साहब हुई, या मियाँ नवाज शरीफ, इंसान है ना। किस वक्त कोई ऐसी बात निकल जाती है, जज्बात में निकल जाती है, गुस्से में निकल जाती है, या रवानी में निकल जाती है, तो मेरे ख्याल में हमें सिर्फ उसी बात को जो रवानी में या गुस्से में या जज्बात में निकली उसको पकड़ लेना नहीं चाहिए। हमें इंतज़ार कर लेना चाहिए कि इस बात का जवाब क्या देना चाहिए, या इस बात की क्लैरिफिकेशन कब आती है। अब मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा था ना, मेरे ख्याल में शायद मेरी कोशिश ही रही है, इसी वजह से मैंने इस बहस व मुबासे वाली टॉक शोज में जाना छोड़ दिया, इसलिए कि आपके पास है ही कुछ नहीं, आप क्या करेंगे। अब देखें ना, अब बहुत सारी बातें होती हैं जो आपने इरशाद फरमाया। इमरान साहब ने कल एक तकरीब में यह इरशाद फरमाया कि मैं सोच रहा हूँ
कि मैं बलूचिस्तान के नाराज लोगों से रब्ता करूँ। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आप सरबराह करके देख लीजिए रब्ता, आप रब्ता कर लीजिए, लेकिन रब्ते से पहले आप होमवर्क कर लीजिए कि उन लोगों को तकलीफें क्या है, अच्छा। उन लोगों का असल इश्यू क्या है। आप जब उन चीज़ों को देख लेंगे तो उसके बाद आप अगर पब्लिकली ये बात करें तो मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। ये इस चीज़ों पे मैं कहता हूँ अभी सीखने में बड़ा वक्त लगेगा। आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात करते हैं, वो बड़े, ठीक है, आपने भी होमवर्क की बात की, आपने होमवर्क की बात की, तो डेफिनेटली पीडीएम ने भी बड़ा होमवर्क किया होगा और बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन पीडीएम के जो मकासद थे, जो कि मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि हमने मकासद हासिल कर लिए, तो ज़रा हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा जो मकासद हासिल किए, एक मिला क्या, वो ज़रा हमें भी बता दें। मुझे तो मौलाना फजल रहमान साहब याद आ गए, वो कहते थे हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, फिर वो जो हाथ भरे हुए थे दिखा भी नहीं सके। जी जी। पीडीएम में मुख्तलिफ जमातें थी। जी जी। मेरी गुजारिश जी शेख साहब, पीडीएम में मुख्तलिफ सियासी जमातें थी और हर सियासी जमात का अपना मौक़िफ़ था। जी। हर सियासी जमात का अपनी एक राय थी, हर सियासी जमात की अपना एक पॉलिसी थी। अब उस सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलना, उनकी सियासी सोच को साथ रखना, उनके अपने ज़ाती मफादात को देखना। अब देखें ना, जैसे पीपल्स पार्टी का एक मफाद है कि वो उनके पास सिंध की हुकूमत है। अब वो सिंध की हुकूमत अगर वो रिज़ाइन करते हैं, सिंध की हुकूमत भी उनके हाथ से चली जाती है, तो मुखालफीन को मौका मिल जाता है और मौका मिलने के बाद वो उस पर पंजा खाड़ लेते हैं। अक्सर आप बात के सुनते होंगे जी सिंध में गवर्नर राज लगा दें, सिंध में क्या कर लिया जाए, सिंध में किस तरह सिंध को काबू किया जाए, कभी उनको एनएफसी वार्ड में उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मतलब मुख्तलिफ तरीके से उन पर प्रेशर डाला जाता है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी आप देखें, बलूचिस्तान में महमूद अचकज़ई साहब बैठे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, हर किसी की अपना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब इसमें अगर कोई कहीं इख्तलाफ आ जाता है या कहीं किसी जगह पे एक दूसरे के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर आपके जो इकट्ठ होते हैं उसमें ये हो जाता है। अब उसमें गेन क्या किया? उसमें गेन ये किया है कि पाकिस्तान के अवाम को असल चेहरा दिखाने में पीडीएम कामयाब हो गई हुकूमत का, कि हुकूमत के मकासद क्या हैं, क्या हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे कर पाए, या हुकूमत ने जो, या सरबराह हुकूमत ने जो लोगों को सबकबाग दिखाए थे, उनमें से कोई ऐसा काम जो हुकूमत कर पाई हो जो इस मुल्क शेख साहब चले वो तो शेख साहब चले वो तो चले आपकी बात शायद आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त हो कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए होंगे, या उनमें से किए गए होंगे तो उतने नहीं पूरे किए गए होंगे जितने के बातें की गई थी। लेकिन पीडीएम का मकसद तो एक ही था ना, हुकूमत गिराना, और डेट्स दी जाती थी बाकायदा कि अब गई हुकूमत, अब गई आर या पार, इस तरह के नारे लगाए जाते थे बड़े दबंग अंदाज में। लेकिन फिर वो मकसद तो कैसे पूरा ही नहीं हो, क्योंकि हुकूमत तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अब मरियम साहिबा कहती है कि अल्लाह जानते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत कब जाएगी। पहले तो मरियम साहिबा खुद भी जानती थी कि अब गई, कल गई, परसों गई। उस पे भी आपको अपनी राय, जी मैं उस पर भी अपनी राय आपको देता हूं। जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ कि पीडीएम ने बहुत जोर शोर से ये काम शुरू किया था कि हुकूमत को गिराना है। अब दो रास्ते हैं ना आपके पास, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो हुकूमत को हम जोर से गिरा सकते हैं, ठीक, लेकिन उससे नुकसान का अंदेशा था आपके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां देने के बाद इसका रिवाइवल किया था। अब उसमें भी एक बड़ा सोच समझ के बड़े एहतियात से आपने चलना था कि कहीं आप इस प्रोसेस को नुकसान न पहुंचा बैठे, कहीं ये प्रोसेस को गोल न कर दिया जाए या डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ख़त्म ना हो जाए। और उसके बावजूद अक्सर आप सुनते रहे होंगे, अक्सर बेशतर आपके कान में ये बात आती होगी, कभी प्रेसिडेंट लॉ ऑफ गवर्नमेंट की, कभी गवर्नमेंट को गिराने की बात आती होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो इंतहाई अहम नुक्ता था जो पीडीएम के सामने था। तशद्दुद करते, आप गिराओ जिलाओ की सियासत करते, आप जाके धरनों की सियासत करते, आप इस मुल्क को बंद करने की सियासत करते, लेकिन उस पर आप ज़रा गौर कीजिए कि एक तो पहले ही इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी जरन थी, और अगर आप वही काम जो काम किया गया माजी में, अगर आप वही काम करते तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी और ज़्यादा अजीरन कर देते। आप किसी एक शहर को बंद कर देते, किसी दूसरे शहर को बंद कर देते, तो मेरे ख्याल में वो जो आपका एक्ट था वो बजाय इसके कि आपके मुस्बत
खाते में लिखा जाता, वो आपके मनफी खाते में आ जाता। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को देखना था और देखने के बाद आपने उस पर अमल करना था। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद आप इतनी जल्दी इसको मत लीजिए, नताइज को इतनी जल्दी मत आहज कर लीजिए। एक और मैं आपको नुक्ता एक और समझा दूं। अब अगर इसी अरसा में आप हुकूमत गिरा देते हैं, अगर लीगल प्रोसेस के बगैर या दौर और ताकत से, तो एक मौका फिर उनको मिल जाता है कि वो कहते हैं ये तो हमने तो इस साल में या इस महीने के बाद या 2 महीने के बाद 3 महीने में हमने तो सब कुछ अचीव कर लेना था। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि इन लोगों को इनका वक्त पूरा दिया जाए ताकि ये अपनी सियासी मौत खुद मर जाए, ताकि आइंदा के लिए इनके पास किसी किस्म का कोई जवाब न रह जाए, ये आवाम में जाके कोई और वबेला मचा सके। यानी अब वक्त दिया जा रहा है उन्हें। यानी अब आपकी बात से मैं ये नतीजा कर सकती हूं, कंक्लूड कर सकती हूं शेख साहब की इजाजत से कि अब ये हुकूमत पूरा करेगी अपना टेन्योर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि ये एक नुक्ता था जिस नुक्ते को भी साथ देकर चलना था। मैं वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। फर्ज कीजिए आप जैसे सुन रही बाज़गश के इमरान साहब जो है वो असेंबली तोड़ देंगे। अगर आप असेंबली तोड़ देते हैं आज खुद, वापस आप इलेक्शन में जाते हैं, तो क्या मुंह लेके जाएंगे? ये चीनी की कीमत, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, क्या ये लोड शेडिंग, कौन सी बात आप जाके आवाम से ये कहेंगे कि जी मैंने आपके लिए ये सहूलत कर दी? तो मेरे ख्याल में शायद वो आपका सियासी कैरियर का एंड होगा बस। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में शायद आपके पास फिर उसके बाद दूसरा चांस कोई नहीं रहेगा। लेकिन आप उसी को देख लीजिए ना, आप इस पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में 8 इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, और उन बाई इलेक्शंस में 8 बाई इलेक्शंस में 1 इलेक्शन पीटीआई ने जीता, वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो भी उसमें शफाफियत नहीं है, उसमें भी उंगलियां उठी हैं। ठीक है जी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बल्कि उनके एक बड़े स्ट्रॉन्ग अलाई ने ये बात की कि इससे ही आप अंदाजा लगा दीजिए कि आने वाले कल जब जनरल इलेक्शंस होंगे उसके ठीक है शेख साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करें, लेकिन वक्त की कमी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। ब्रेक पे जाने, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।